चैप्टर 1, द न्यूरोसाइंस ऑफ स्ट्रेस। आपका दिमाग एक अद्भुत मशीन है, लेकिन कभी-कभी ये मशीन उस तरह काम करने लगती है जैसे कोई पुराना टेलीविजन जो हॉरर चैनल पर अटक गया हो। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका दिमाग सर्वाइवल के लिए डिजाइंड है, खुशी के लिए नहीं। आइए समझते हैं कि जब आप स्ट्रेस महसूस करते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है। आपके ब्रेन के बीचों बीच एक छोटी सी स्ट्रक्चर है जिसे अमिगडाला कहते हैं। इसे अपने दिमाग का अलार्म सिस्टम समझिए। जब भी कोई खतरा दिखता है, ये छोटा सा अमिगडाला तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि आपका अमिगडाला मॉडर्न दुनिया और असली खतरे में फर्क नहीं कर पाता। हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे, तब अमिगडाला ने उन्हें शेर से बचाया। लेकिन आज आज आपका अमिगडाला बॉस की ईमेल पर भी वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे कोई शेर सामने आ गया हो। ट्रैफिक जैम में भी, रिलेटिव की टॉन्ट पर भी, बिल पेमेंट की डेट नजदीक आने पर भी, हर सिचुएशन में आपका अलार्म सिस्टम बजने लगता है। और फिर शुरू होता है कॉर्टिसोल का खेल। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। जब आपका अमिगडाला एक्टिवेट होता है तो आपका शरीर कॉर्टिसोल रिलीज करता है। थोड़ा बहुत कॉर्टिसोल तो ठीक है, लेकिन जब ये लगातार बनता रहे तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्रॉनिक स्ट्रेस यानी लगातार चलने वाला तनाव आपके दिमाग को फिजिकली बदल देता है। आपके न्यूरल पाथवेज यानी दिमाग की वो रास्ते जिनसे थॉट्स ट्रैवल करते हैं, वो बदल जाती है। आप कॉन्स्टेंटली एंग्शियस और वरीड रहने के लिए वायर्ड हो जाते हैं। अब बात करते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की। ये आपके दिमाग का सीईओ है। लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, इमोशनल रेगुलेशन सब यही होता है। लेकिन जब आपका अमिगडाला अलार्म बजा रहा हो और कॉर्टिसोल फ्लड आ गया हो, तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शट डाउन हो जाता है। इसीलिए जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं तो क्लियरली सोच नहीं पाते। आप ओवर रिएक्ट करते हैं, छोटी छोटी बातों पर बड़े डिसीजंस ले लेते हैं, बैड चॉइसेस करते हैं। यह है इवोल्यूशनरी मिसमैच का कॉन्सेप्ट। हमारा दिमाग आज भी स्टोन एज में जी रहा है, लेकिन हम इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं। पहले खतरा ओकेजनल होता था। कभी कभार शेर दिख गया, भाग लिए, बाज गए, फिर शांति। आज आज खतरे कंटिन्यूस है। नोटिफिकेशन की डिंग, ट्रैफिक का हॉर्न, ऑफिस का प्रेशर, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोसाइटी का कंपटीशन, ये सब कंटिन्यूसली आपके अलार्म सिस्टम को ट्रिगर करते रहते हैं। और फिजिकल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। रिसर्च बताती है कि क्रॉनिक स्ट्रेस इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। इन्फ्लेमेशन यानी शरीर में सूजन। ये सूजन दिखती नहीं है बाहर से, लेकिन अंदर ही अंदर आपके हार्ट, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करती रहती है। हेडेक्स, बॉडी पेन, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, बार बार बीमार पड़ना, ये सब क्रॉनिक स्ट्रेस के सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन यहां आशा की किरण भी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये शब्द याद रखिए। इसका मतलब है कि आपका दिमाग प्लास्टिक की तरह मोल्डेबल है। आप किसी भी उम्र में अपने दिमाग को रीवायर कर सकते हैं, नए न्यूरल पाथवेज बना सकते हैं, काम और पॉजिटिविटी के लिए खुद को ट्रेन कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन हो सकता है। साइंस इसे प्रूव करती है। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें। हमारे यहाँ स्ट्रेस के कुछ यूनिक सोर्सेज हैं। फेस्टिवल सीजन आता है तो साथ में आती है एक्सपेक्टेशंस की पूरी लिस्ट। दिवाली पर घर साफ करना, सबको गिफ्ट्स देना, रिलेटिव्स को खुश करना। शादी सी सीजन में हर वीकेंड किसी ना किसी की शादी। फैमिली एक्सपेक्टेशंस, बेटा इंजीनियर बनेगा, बेटी डॉक्टर बनेगी, अच्छे घर में शादी होगी, लोग क्या कहेंगे। वर्कप्लेस पर कंपटीशन, ट्रैफिक में घंटों, महंगाई बढ़ती जा रही है। सब मिलकर एक कांस्टेंट प्रेशर कुकर सिचुएशन बनाते हैं। लेकिन जब आप समझ जाते हैं
कि आपका स्ट्रेस बायोलॉजिकल है, इवोल्यूशनरी है, तो आप खुद को ब्लेम करना बंद कर देते हैं। आप समझ जाते हैं कि आपके साथ कुछ गलत नहीं है। आपका दिमाग बस वही कर रहा है जिसके लिए वो डिजाइंड है। आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। प्रॉब्लम यह है कि वो आउटडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ काम कर रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है अपने डीमा को रिट्रेन करना, उसे नई इंफॉर्मेशन देना, उसे सिखाना कि हर अनकंफर्टेबल सिचुएशन एक इमरजेंसी नहीं है, हर चैलेंज एक लाइफ थ्रेटनिंग खतरा नहीं है। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये सब टूल्स हैं जो आपके अमिगडाला को काम करते हैं और आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपने स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रेगुलेट करना सीख सकते हैं। याद रखिए, अवेयरनेस पहला कदम है। अब आप जानते हैं कि आपके दिमाग में क्या हो रहा है जब आप एंग्शियस महसूस करते हैं। ये नॉलेज ही आपको पावर देती है कि आप अपने रिएक्शंस को चेंज कर सकें। अगले चैप्टर्स में हम सीखेंगे कि कैसे। चैप्टर 2, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। अब मैं आपसे एक बात कहने जा रहा हूं जो शायद थोड़ी अजीब लगे। जितना ज्यादा आप अपनी लाइफ में हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा आप आउट ऑफ कंट्रोल महसूस करते हैं। हाँ, आपने सही सुना। ये एक पैराडॉक्स है, डैड डे से है। एक उल्टी बात है, लेकिन बहुत गहरी सच्चाई है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक मूवी के डायरेक्टर बनने में लगा देते हैं, जबकि वो सिर्फ मेन कैरेक्टर है। हम खुद को एग्जॉस्ट कर देते हैं अपनी जॉब को कंट्रोल करने में, अपने रिलेशनशिप्स को कंट्रोल करने में, दूसरों की ओपिनियंस को कंट्रोल करने में, मौसम को, ट्रैफिक को, इकॉनमी को, यहां तक कि अपने खुद के थॉट्स और इमोशंस को भी कंट्रोल करने में। लेकिन ब्रूटल ट्रूथ ये है, जितनी एनर्जी आप अनकंट्रोलेबल चीजों को कंट्रोल करने में लगाते हैं, उतने ही ज्यादा स्ट्रेस्ड, एंग्शियस और ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। आखिरी बार सोचिए, जब आप ट्रैफिक में फंसे थे, क्या हुआ? ब्लड प्रेशर बढ़ गया, स्टीयरिंग व्हील को और जोर से पकड़ लिया, शायद हॉर्न भी बजाया, लेन बदली फ्रैंटिकली। लेकिन क्या उस सबसे ट्रैफिक तेज हो गई? बिल्कुल नहीं। आप बस सेम ट्रैफिक जैम में बैठकर खुद को मिजरेबल बना रहे थे। अब एक अलग सिनेरियो इमेजिन कीजिए। सेम ट्रैफिक, लेकिन इस बार आप डीप ब्रेथ लेते हैं और सोचते हैं, ये कंप्लीटली मेरे कंट्रोल से बाहर है। मैं इस समय का इस्तेमाल उस पॉडकास्ट को सुनने में कर सकता हूं जो मैं सुनना चाहता था, या फिर कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकता हूं, या बस कुछ मिनट्स की शांति एंजॉय कर सकता हूं। सेम ट्रैफिक, लेकिन कंप्लीटली अलग एक्सपीरियंस। ये है कंट्रोल का पैराडॉक्स। असली शांति हर डिटेल को कंट्रोल करने से नहीं आती। असली शांति उस डिफरेंस को समझने से आती है। क्या मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता? साइकोलॉजी में इसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोग जानते हैं कि उनकी एक्शंस मैटर करती है। एक्सटर्नल लोकस वाले लोग सोचते हैं सब कुछ लक या दूसरों पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक पावरफुल एक्सरसाइज बताता हूं जो हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपकी अप्रोच को चेंज कर देगी। इसे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप दो सर्कल्स के बीच में खड़े हैं। इनर सर्कल में वो सब है जिस पर आपका डायरेक्ट कंट्रोल है। आपके थॉट्स, आपकी एक्शंस, आपकी रिएक्शंस, आपके डिसीजंस, दिमाग से आप दूसरों से कैसे बिहेव करते हैं, क्या खाते हैं, अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। आउटर सर्कल में वो सब है जो आपके कंट्रोल से बाहर है। दूसरों की चॉइसेस, पास्ट, फ्यूचर, नेचुरल डिजास्टर्स, इकोनॉमी, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। अब देखिए, ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं। वो अपनी 90% मेंटल एनर्जी आउटर सर्कल की चिंता में लगाते हैं और इनर सर्कल को निग्लेक्ट करते हैं, जहां उनके पास एक्चुअली पावर है।
बॉस मुझे पसंद करता है कि नहीं, ये सोचने में टाइम वेस्ट करते हैं बजाय इसके कि एक्सीलेंट वर्क करें। अगले साल क्या होगा इसकी चिंता करते हैं बजाय इसके कि आज अच्छे चॉइसेस बनाएं। पार्टनर की पर्सनैलिटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं बजाय इसके कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें। लेकिन जब आप स्क्रिप्ट को फ्लिप करते हैं तो मैजिक होता है। जब आप अपनी एनर्जी इनर सर्कल में लगाते हैं जहां आप एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हैं तो कुछ नेचुरली एक्सपैंड होने लगता है। जब आप खुद को बेस्ट वर्जन बनाने पर फोकस करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली सबको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप डिफिकल्ट सिचुएशंस पर अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं तो अक्सर वो सिचुएशंस भी चेंज होने लगती है। मुझे एक स्टोरी याद आती है। मेरे जानने वाले एक इंसान थे जो बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब में थे। बॉस अनप्रिडिक्टेबल था, कंपनी में बड़े चेंजेस हो रहे थे और उन्हें लग रहा था कि सब कुछ गिर रहा है। महीनों तक वो प्रिडिक्ट करने में लगे रहे कि आगे क्या होगा। डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते रहे जो उनके बनाने के नहीं थे और ऐसे सिनेरियोस के बारे में स्लीप खोते रहे जो शायद कभी हो भी नहीं। फिर एक दिन उन्होंने वो 2 सर्कल्स पेपर पर ड्रॉ किए और ऑनेस्टली कैटेगराइज किया कि वो किस बारे में वरीड है। रियलाइजेशन ये हुई कि वो ऑलमोस्ट सारी मेंटल एनर्जी आउटर सर्कल पर लगा रहे थे और इनर सर्कल को कंप्लीटली निग्लेक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया, अब सिर्फ वही कंट्रोल करूंगा जो मेरे हाथ में है। एक्सीलेंट जॉब करूंगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखूंगा, कॉलीग्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाऊंगा और जो भी आए उसके लिए तैयार रहूंगा। रिजल्ट, 3 महीने में उन्हें प्रमोशन मिली। और ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है। बेस्ट पार्ट ये था कि उन्हें वो 3 महीनों में पीस मिली। कांस्टेंट एंजाइटी में रहने की बजाय वो प्रेजेंट रहे, फोकस्ड रहे, जेन्युइनली काम रहे। प्रॉब्लम्स सेम थे लेकिन उनके अंदर कुछ शिफ्ट हो गया था। ये प्रिंसिपल लाइफ के हर एरिया पर अप्लाई होता है। रिलेशनशिप्स में आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई आपको वापस प्यार करे या नहीं, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कितने लविंगली उनसे बिहेव करते हैं। करियर में आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि प्रमोशन मिलेगी या नहीं, लेकिन आप अपने वर्क की क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्थ में आप जेनेटिक्स कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन डेली हैबिट्स कंट्रोल कर सकते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये और भी रेलेवेंट हो जाता है। सास बहू इश्यूज में आप सास को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपना रिस्पॉन्स कंट्रोल कर सकते हैं। जॉइंट फैमिली में आप सबकी ओपिनियंस चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपनी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं। अरेंज मैरिज में आप पार्टनर के पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर टुगेदर बिल्ड कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसिव हो जाएं या अपने ड्रीम्स छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि अपनी एनर्जी वहां चैनल करें जहां वो एक्चुअली डिफरेंस बना सकती है। स्ट्रेटेजिकली काम बने, रैंडमली रिएक्टिव नहीं। जब आप ट्रूली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि क्या आपके कंट्रोल से बाहर है, तो आप एनर्जी वेस्ट करना बैंड कर देते हैं अनविनेबल बैटल्स में। रात भर जागकर उन कॉन्वर्सेशंस को रीप्ले नहीं करते जो चेंज नहीं हो सकती। अन सिनारियोस को रिहर्स नहीं करते जो शायद कभी हो ही नहीं। तो आज से एक काम कीजिए, जब भी कोई सिचुएशन आपको स्ट्रेस्ड करे, पॉज करिए, खुद से पूछिए, इस चीज में क्या मेरे कंट्रोल में है? अगर कुछ है तो उस पर एक्शन लीजिए। अगर कुछ नहीं है तो कॉन्शियसली छोड़ दीजिए। इनिशियली ये डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस से ये सेकंड नेचर बन जाएगी। और जब ऐसा होगा तब आपको वो फ्रीडम मिलेगी जो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। चैप्टर 3, द ग्रैटिट्यूड न्यूरोसाइंस। आइए मैं आपसे एक सवाल पूछूं। आज सुबह जब आप उठे तो आपके दिमाग में पहला विचार क्या आया? क्या आपने सोचा, वाह, मेरा दिल धड़क रहा है, मैं जिंदा हूं, कितना अद्भुत है? या फिर, उफ, फिर सोमवार, दफ्तर जाना पड़ेगा, इतना काम बाकी है? ज्यादातर लोगों का जवाब दूसरा होगा। और ये कोई संयोग नहीं है, ये विज्ञान है। हमारे दिमाग में
एक अंतर्निहित नकारात्मकता का झुकाव है। मतलब हमारा दिमाग नकारात्मक चीजों को ज्यादा देखता है, ज्यादा याद रखता है और ज्यादा महत्व देता है। क्यों? क्योंकि विकास ने हमें जीवित रहने के लिए बनाया है, खुशी के लिए नहीं। हजारों साल पहले जो पूर्वज खतरों को जल्दी पहचान लेते थे, वो जिंदा रहे। जो चिड़ियों की आवाज सुनकर आनंद लेते रहे और शेर की दहाड़ को नजरअंदाज कर दिया, वो बच नहीं पाए। तो हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से खतरों को ढूंढने के लिए बना है। लेकिन आज की आधुनिक दुनिया में, जहां असली खतरे बहुत कम है, ये नकारात्मक झुकाव हमारे खिलाफ काम करता है। आपके दिमाग में एक व्यवस्था है जिसे जालीदार सक्रिय करने वाली प्रणाली कहते हैं। ये आपके दिमाग का छन्नी है। ये तय करती है कि कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है और कौन सी नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि ये छन्नी आपके ध्यान के अनुसार काम करती है। अगर आप समस्याएं ढूंढने में लगे हैं, तो ये आपको हर जगह समस्याएं दिखाएगी। अगर आप आशीर्वाद ढूंढ रहे हैं, तो वो आपको मिलेंगे। अब कृतज्ञता की बात करते हैं। सच्ची कृतज्ञता जो आपके पूरे नजरिए को बदल दे। ज्यादातर लोग कृतज्ञता को समझते हैं, चलो एक सूची बना लेते हैं अच्छी चीजों की, और हो गया। लेकिन असली कृतज्ञता इससे कहीं ज्यादा गहरी है। असली कृतज्ञता है छाया में भी सोना ढूंढना। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। मेरी एक जानकार थी सरिता। मंदी में उनकी नौकरी चली गई। 12 साल से एक ही कंपनी में थी और अचानक बेरोजगार। बिल थे, परिवार था, भविष्य का डर था। पहले कुछ हफ्ते तो वो बिल्कुल टूट गईं। गुस्सा, कड़वाहट, डर, सब कुछ। लेकिन फिर उन्होंने एक अलग सवाल पूछना शुरू किया। इस हालात में मैं किस बात के लिए आभारी हो सकती हूं? पागलपन लगता है ना, नौकरी जाने पर आभारी। लेकिन देखिए क्या हुआ। सरिता को एहसास हुआ कि 12 साल में उन्हें पहली बार असली विश्राम मिला था। वो ऐसी नौकरी में फंसी थीं जो धीरे धीरे उनकी आत्मा को खींच रही थी। सिर्फ इसलिए रुकी थीं क्योंकि सुरक्षित और परिचित लग रहा था। ये मजबूर विश्राम उन्हें अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ने का मौका मिला। उन शौक को फिर से खोजा जो छोड़ दिए थे। ईमानदारी से मूल्यांकन किया कि करियर से चाहती क्या है। 6 महीने बाद सरिता ने अपना परामर्श का व्यवसाय शुरू किया। 2 साल बाद वो पहले से ज्यादा कमा रही थी और ऐसे ग्राहकों के साथ काम कर रही थी जो वास्तव में पसंद थे। उन्होंने मुझे बोला, निकाला जाना मेरे साथ हुई सबसे अच्छी चीज थी, लेकिन मैं कभी ऐसे नहीं देख पाती अगर मैंने छिपे हुए उपहार ढूंढना नहीं सीखा होता। ये है क्रांतिकारी कृतज्ञता। कठिन पलों में भी मूल्य और अर्थ ढूंढने का अभ्यास। ये दिखावा करना नहीं है कि बुरी चीजें अच्छी हैं। ये असली दर्द को नजरअंदाज करना नहीं है। ये है अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना कि संघर्ष के साथ आने वाले सबक, विकास के अवसर और अप्रत्याशित लाभ को देख सके। तो हर शाम सिर्फ 3 चीजों की सूची बनाने की बजाय ये 3 सवाल खुद से पूछिए। 1, आज मुझे कौन सी मुश्किल का सामना करना पड़ा और उसने मुझे क्या सिखाया? शायद आपका मालिक आपकी प्रस्तुति पर बहुत आलोचनात्मक था। आभारी कैसे हो? मुझे सिखाया कि मैं आलोचना संभाल सकता हूं और मुझे दिखाया कि मुझे तैयारी पर और काम करना है। 2, आज क्या चीज योजना के अनुसार नहीं हुई और कैसे ये मुझे किसी बेहतर चीज की तरफ मोड़ रही है। अगर आपकी मुलाकात रद्द हो गई, शायद ये इसलिए कि अभी वो सही इंसान नहीं है और कोई और बेहतर आने वाला है। 3, कौन सा व्यक्ति आज मुझे परेशान या चुनौती दी और उन्होंने मुझे धैर्य, समानुभूति या ताकत का अभ्यास करने में कैसे मदद की? अगर आपके किशोर बेटे ने आपसे बहस की, तो ये दिखाता है
कि वो आपके साथ सुरक्षित महसूस करता है अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए। जब आप लगातार ये अभ्यास करते हैं, तो आपका दिमाग लाभ खोज दृष्टि विकसित कर लेता है। हर स्थिति में चांदी की परत देखने की क्षमता। और जब आप सबक और लाभ ढूंढना शुरू करते हैं, तो आपको कम परिस्थितियां वास्तव में कठिन लगने लगती है। तंत्रिका विज्ञान की बात करें तो कृतज्ञता शाब्दिक रूप से आपके दिमाग को बदल देती है। जब आप आभारी महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग डोपामाइन और सेरोटोनिन छोड़ता है, अच्छा महसूस कराने वाले रसायन। नियमित कृतज्ञता के अभ्यास से आपके तंत्रिका मार्ग सकारात्मकता के लिए मजबूत होते हैं। आपका दिमाग सकारात्मकता के लिए तारबद्ध हो जाता है। एक ग्राहक थे मेरे, अमर नाम का, कठिन तलाक से गुजर रहे थे। कड़वा, गुस्सैल विश्वास था कि जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने उन्हें चुनौती दी, अपने तलाक के बारे में 3 चीजें बताइए जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं। उन्होंने देखा जैसे मैं पागल हूं, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में उल्लेखनीय चीज हुई। अमर को दिखने लगा कि तलाक उन्हें मजबूर कर रहा था स्वतंत्र बनने के लिए। खाना बनाना सीखा, वित्त को संभालना सीखा, खुद की देखभाल करना सीखा जैसे पहले कभी नहीं किया था। दोस्तों के साथ फिर से जुड़े जिन्हें शादी में उपेक्षित कर दिया था। शौक फिर से शुरू किए जो त्याग दिए थे। सबसे महत्वपूर्ण, संवाद समझौते के बारे में मूल्यवान सबक सीख रहे थे। और रिश्ते में वास्तव में चाहते क्या है। 6 महीने बाद अमर ने कहा, मैं खुश नहीं हूं कि शादी खत्म हुई, लेकिन आभारी हूं उस इंसान के लिए जो मैं बन रहा हूं इसकी वजह से। भारतीय संदर्भ में देखें तो हमारी संस्कृति में वास्तव में कृतज्ञता की बहुत गहरी परंपरा है। हमारे यहां हर चीज के लिए धन्यवाद कहने का रिवाज है। हम भगवान को धन्यवाद करते हैं भोजन के लिए, माता पिता को आभार दिखाते हैं त्याग के लिए। लेकिन आज की व्यस्त जिंदगी में हम ये भूल गए हैं। यातायात में फंसा हूं, भगवान शुक्र है गाड़ी है मेरे पास। कितने लोग बस का इंतजार कर रहे हैं। रिश्तेदारों के ताने, कम से कम मेरे पास परिवार तो है जो परवाह करती है, चाहे तरीके गलत हो। दफ्तर का तनाव, आभारी हूं कि नौकरी है। कितने लोग बेरोजगार हैं। ये पीड़ित मानसिकता से निकालकर जीवन का विद्यार्थी बनाता है आपको। हर अनुभव से लगातार सीखते और बढ़ते रहते हैं। और क्रांतिकारी कृतज्ञता सिर्फ कठिनाइयों तक सीमित नहीं है। ये साधारण पलों की भी सराहना है जिन्हें हम आमतौर पर हल्के में लेते हैं। आज सुबह उठे, यही तो चमत्कार है। आपका दिल धड़क रहा है बिना आपके सोचे। आपके पास साफ पानी है, आपको दिखाई देता है, आसमान देख सकते हैं, सीखने और बढ़ने की क्षमता है। जब आप इन बुनियादी उपहारों को देखना और सराहना करना शुरू करते हैं, तब आपके अंदर संतोष की एक नींव बन जाती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। तो आज से ये अभ्यास शुरू कीजिए। हर रात सोने से पहले उन 3 सवालों के जवाब दीजिए ईमानदारी से। शुरुआत में मुश्किल लगेगा। दिमाग कहेगा, क्या बकवास है, क्या आभारी होना है, यातायात जाम का। लेकिन मुझ पर भरोसा कीजिए, धीरे धीरे आपका नजरिया बदलेगा। और जब बदलेगा, तब आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। चैप्टर 4, इमोशनल रेगुलेशन। आपकी भावनाएं मौसम की तरह है, लगातार बदलती रहती है। अक्सर अनुमान लगाना मुश्किल होता है। और जबकि आप इन्हें पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें कुशलता से संभालना जरूर सीख सकते हैं। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं को स्थायी अवस्था की तरह मानते हैं, अस्थायी अनुभव की जगह। सोचिए इस तरह, जब आप गुस्से में होते हैं, आप सोचते हैं
मैं गुस्से में हूं, जैसे गुस्सा आपकी पहचान हो। जब आप उदास होते हैं, सोचते हैं, मैं उदास हूं, जैसे उदासी परिभाषित करती हो आपको। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप अपनी भावनाएं नहीं हैं? आप अपनी भावनाओं के निरीक्षक हैं। गुस्सा, उदासी, डर, निराशा, ये सब बस मौसम के प्रतिरूप हैं जो आपकी चेतना के आकाश से गुजर रहे हैं। ये नजरिए में बदलाव, अपनी भावनाएं होने से अपनी भावनाओं को देखने तक, ये भावनात्मक नियमन की नींव है। ये है तूफान में फंसे होने और एक सुरक्षित, गर्म घर से तूफान को देखने के बीच का फर्क। मुझे सबसे शक्तिशाली भावनात्मक पुनर्स्थापना तकनीक बताने दीजिए जो मैंने कभी सीखी। मैं इसे रुको विधि कहता हूं और ये आपकी भावनात्मक अवस्था को 60 सेकंड से कम में बदल सकती है। रुको का मतलब रुकिए। जिस क्षण आप देखें कि कोई नकारात्मक भावना आपको दबा रही है, शाब्दिक रूप से रुको बोलो, जोर से या अपने मन में। ये भावनात्मक सर्पिल की गति को तोड़ देता है और रुकने का एक पल बनाता है। बस ये एक शब्द रुको आपको प्रतिक्रिया से निकालकर जागरूकता में ले आता है। सांस का मतलब सांस लीजिए, कोई भी सांस नहीं, बल्कि एक विशिष्ट प्रकार की श्वास जो आपकी शांत कारक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करती है। नाक से धीरे सांस अंदर लीजिए, 4 गिनती तक। 4 गिनती रोकिए, फिर मुंह से 6 गिनती तक सांस बाहर छोड़िए। ये लंबी सांस बाहर छोड़ना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके शरीर की विश्राम प्रतिक्रिया को चालू करता है। शारीरिक रूप से आप अपनी प्रणाली को बता रहे हैं, सब ठीक है, डर की कोई बात नहीं। निरीक्षण का मतलब देखिए, अपनी भावना को जिज्ञासा के साथ देखिए, फैसले के साथ नहीं। मुझे ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए, या ये भयानक है, सोचने की जगह ये सोचिए, कितना दिलचस्प है कि मैं अभी गुस्से में महसूस कर रहा हूं। सोचता हूं क्या चालू हुआ। ये भावना मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है? ये निरीक्षक मानसिकता आप और आपकी भावना के बीच जगह बनाती है। आगे बढ़े का मतलब इरादे से आगे बढ़े। अब जब आपने अपने और भावना के बीच थोड़ी जगह बना ली है, आप अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया देने की जगह खुद से पूछिए, इस स्थिति में सबसे मददगार प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं यहां कैसे दिखना चाहता हूं? मुझे ये तकनीक एक बहुत चुनौतीपूर्ण दौर में सीखने को मिली जब मैं पारिवारिक संकट से निपट रहा था। मेरी मूल प्रतिक्रिया तनाव की या तो पूरी तरह बंद हो जाना था या निराशा में फूट पड़ना। दोनों मददगार नहीं थे। लेकिन जब मैंने रुको विधि को लगातार इस्तेमाल करना शुरू किया, मुझे पता चला कि मैं बेहद कठिन परिस्थितियों में भी शांत और स्पष्ट दिमाग रह सकता हूं। कुंजी है अभ्यास। जब आप भावनात्मक तूफान के बीच में हो, तब तक इंतजार मत कीजिए इस तकनीक को आजमाने के लिए। अभ्यास कीजिए जब आप हल्का चिड़चिड़ा या थोड़ा चिंतित महसूस करें। जितना आप इसे कम दांव वाली स्थितियों में इस्तेमाल करेंगे, उतना ज्यादा उपलब्ध होगी जब आपको सचमुच जरूरत होगी। लेकिन भावनात्मक नियमन सिर्फ नकारात्मक भावनाओं को संभालने के बारे में नहीं है, ये सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाने के बारे में भी है। ज्यादातर लोग जो गलत हुआ उस पर रुकने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो सही गया उसे आनंदित करने में बहुत बुरे। वो एक शर्मनाक पल को घंटों दोहराएंगे, लेकिन एक तारीफ को मिनटों में भूल जाएंगे। यहां एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है। जब भी आप खुशी, कृतज्ञता, प्रेम या संतोष का एक पल अनुभव करें, रुकिए और सचमुच अपने आप को महसूस करने दीजिए। उस पल की एक मानसिक तस्वीर लीजिए। ध्यान दीजिए आपके शरीर में क्या हो रहा है। शायद आपके कंधे ढीले हो जाएं, सांस गहरी हो जाए या छाती में गर्माहट महसूस हो। कम से कम 20 सेकंड बिताइए उस अच्छी भावना को सोखते हुए। ये अभ्यास
आपके भावनात्मक बैंक खाते में जमा करने जैसा है। जितने ज्यादा सकारात्मक पल आप सचेत रूप से संजोएंगे और संचित करेंगे, उतने ज्यादा भावनात्मक संसाधन होंगे कठिन समय में निकालने के लिए। और ये तंत्रिका विज्ञान भी है। आप शाब्दिक रूप से अपने दिमाग में सकारात्मक तंत्रिका मार्गों को मजबूत कर रहे हैं। भावनात्मक नियमन का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये समझना है कि भावनाओं का एक प्राकृतिक जीवन काल होता है। शोध दिखाता है कि भावना का शारीरिक घटक, आपके शरीर में वास्तविक रासायनिक प्रतिक्रिया, आमतौर पर सिर्फ 90 सेकंड तक चलती है। अगर आप इससे लंबे समय तक गुस्सा, उदास या चिंतित महसूस कर रहे हैं, तो ये इसलिए क्योंकि आप उस भावना को अपने विचारों से खिला रहे हैं। ये अविश्वसनीय रूप से सशक्त जानकारी है। मतलब चाहे भावना उस क्षण में कितनी भी तीव्र लगे, अगर आप बस उसे देख सकें बिना नाटकीय विचारों या कहानियों से खिलाए, तो ये स्वाभाविक रूप से कम होने लगेगी। कुछ मिनटों में भावनाएं लहरें हैं। वो आती है, चरम पर पहुंचती है और चली जाती है। समस्या तब होती है जब हम उन लहरों को कहानियों के साथ खिलाते रहते हैं। मुझे अपनी एक विशेष रूप से तनावपूर्ण काम की प्रस्तुति याद है। आधे रास्ते में मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने आंकड़ों में महत्वपूर्ण गलती कर दी। मेरी पहली प्रवृत्ति घबराने की थी और मैं महसूस कर सकता था चिंता मेरी छाती में उठ रही है। लेकिन सरपेल विचारों में जाने की जगह मुझे निकाल दिया जाएगा या सबको लगता है मैं अयोग्य हूं, मैंने बस भावना को स्वीकार किया। मैं देख रहा हूं, मैं अभी चिंतित महसूस कर रहा हूं। यह समझ में आता है स्थिति को देखते हुए। कुछ गहरी सांसें लीं, गलती को ठीक किया और प्रस्तुति के साथ जारी रखा। चिंता कुछ मिनटों में निकल गई और मैं मजबूती से खत्म कर पाया। बाद में कई सहकर्मियों ने टिप्पणी की कि मैंने गलती को कितनी अच्छी तरह संभाला और दबाव में कितना पेशेवर रहा। भारतीय संदर्भ में भावनात्मक नियमन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारी संस्कृति में भावनाओं को दबाने का बहुत दबाव है। लड़के रोते नहीं, लड़कियों को गुस्सा नहीं आना चाहिए। लोग क्या कहेंगे अगर तुमने अपनी भावनाएं दिखाई? ये दबाव वाला तरीका काम नहीं करता। दबाई हुई भावनाएं बाहर तो नहीं आती, लेकिन अंदर ही अंदर नुकसान करती रहती है। चिंता, अवसाद, शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं। भावनात्मक नियमन दबाव नहीं है। यह है अपनी भावनाओं को महसूस करना, लेकिन उनके द्वारा नियंत्रित ना होना। यह है भावनाओं को स्वीकार करना, उन्हें देखना, उनसे सीखना और फिर सचेत रूप से जवाब देना। ये परिपक्वता है, ये ताकत है। तो आज से ये अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी कोई मजबूत भावना आए, रुको, सांस लो, देखो, आगे बढ़ो। शुरुआत में यांत्रिक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह स्वाभाविक बन जाएगा। और जब ऐसा होगा, तब आपको एक स्वतंत्रता मिलेगी जो अनमोल है। अपनी भावनाओं को महसूस करने की स्वतंत्रता बिना उनके गुलाम बने। चैप्टर 5, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। सबसे महत्वपूर्ण बातचीत जो आप कभी करेंगे वो है अपने आप से अपने ही दिमाग में। ये आंतरिक संवाद, आपकी भीतरी आवाज लगातार चलती रहती है, हर चीज पर टिप्पणी करती है जो आपके साथ होती है, आकार देती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं और अपने आसपास की दुनिया को कैसे समझते हैं। समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों के लिए यह भीतरी आवाज ऐसी है जैसे उनके दिमाग में एक कठोर आलोचक रहता हो। ये वो आवाज है जो कहती है, तुम काफी होशियार नहीं हो, तुम कभी सफल नहीं होगे, सब तुम्हारा मूल्यांकन कर रहे हैं, तुम हमेशा गड़बड़ कर देते हो। ये आवाज इतनी परिचित है कि ज्यादातर लोगों को एहसास भी नहीं होता कि ये वहां है। ये तो दूर की बात है
कि उनके पास इसे बदलने की शक्ति है। लेकिन यहां कुछ है जो शायद आपको आश्चर्यचकित करे। वो आलोचनात्मक भीतरी आवाज वास्तव में आप नहीं है। ये पुरानी प्रोग्रामिंग का संग्रह है। वो चीजें जो आपने माता-पिता, शिक्षकों, साथियों और समाज से अपनी पूरी जिंदगी में सुनी। ये आपके डर की आवाज है, आपकी असुरक्षाओं की, आपके सीमित विश्वासों की। असली आप, चेतन, जागरूक, बुद्धिमान हिस्सा इस आवाज को देखने और चुनने की शक्ति रखता है कि इसे सुनना है या नहीं। मैं आपको दाऊद की कहानी बताता हूं। एक प्रतिभाशाली डिजाइनर जो मेरे पास आए क्योंकि वो लगातार चिंता और आत्मसंदेह से जूझ रहे थे। दाऊद कई सालों से स्वतंत्र काम कर रहे थे, लेकिन लगातार चिंतित रहते थे कि उनके ग्राहक पता लगा लेंगे कि वो धोखेबाज हैं, कि वो वास्तव में नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जैसे जैसे हम बात करते गए, साफ हो गया कि दाऊद की भीतरी आवाज अविश्वसनीय रूप से कठोर थी। जब कोई ग्राहक संशोधन मांगता, उनकी भीतरी आवाज कहती, देखो, तुम इसमें भयानक हो, उन्हें तुम्हारा काम पसंद नहीं है। जब उन्हें नया काम मिलता, उनकी भीतरी आवाज कहती, तुम बस भाग्यशाली रहे, वे समझ जाएंगे कि तुम उतने अच्छे नहीं हो जितना वे सोचते हैं। जब वो छोटी सी गलती करते, उनकी भीतरी आवाज कहती, तुम हमेशा चीजें बिगाड़ देते हो, तुम ये ग्राहक खो दोगे। मैंने दाऊद को एक हफ्ते के लिए बस अपनी आत्म बातचीत को देखने और लिखने को कहा। वो जो खोजा, उससे हैरान रह गए। उनकी भीतरी आवाज उससे कहीं ज्यादा आलोचनात्मक और नकारात्मक थी, जितना वो कभी किसी दूसरे व्यक्ति से होते। उन्हें एहसास हुआ कि वो मूल रूप से पूरे दिन खुद को धमका रहे थे। अपनी भीतरी कहानी को फिर से लिखने का पहला कदम है वर्तमान कहानी के बारे में जागरूक होना। ज्यादातर लोग अपने भीतरी आलोचक के इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें इसका ध्यान भी नहीं रहता। ये ऐसा है जैसे धुआं चेतावनी में मरती हुई बैटरी हो। लगातार बीप पृष्ठभूमि शोर बन जाता है जब तक आप सचेत रूप से सुनना शुरू नहीं करते और एहसास करते हैं कि ये कितना परेशान करने वाला है। अगले कुछ दिनों के लिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्म बातचीत पर ध्यान दें, खासकर चुनौतीपूर्ण स्थितियों में। जब कुछ गलत हो जाता है, आपकी भीतरी आवाज क्या कहती है? जब आप नई चुनौती का सामना करते हैं, ये आपको सफलता की संभावनाओं के बारे में क्या कहानी सुनाती है? जब आप आईने में देखते हैं, ये क्या टिप्पणी देती है? अभी कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए। जागरूकता परिवर्तन का पहला कदम है। एक बार जब आप अपनी वर्तमान भीतरी कहानी के बारे में जागरूक हो जाते हैं, तो आप इसे चुनौती देना शुरू कर सकते हैं। ज्यादातर नकारात्मक आत्म बातचीत विकृत सोच के प्रतिरूपों पर आधारित होती है, जो जांच के तहत टिक नहीं पाती। उदाहरण के लिए, अगर आपकी भीतरी आवाज कहती है, मैं हमेशा चीजें बिगाड़ देता हूं, तो खुद से पूछिए, क्या यह वास्तव में सच है? क्या मैं उन समयों के बारे में सोच सकता हूं जब मैंने चीजों को अच्छी तरह संभाला? क्या हमेशा यहां इस्तेमाल करने के लिए सटीक शब्द है? अक्सर आप पाएंगे कि आपका भीतरी आलोचक सीमित सबूत या अलग-थलग घटनाओं के आधार पर व्यापक सामान्यीकरण कर रहा है। ये एक गलती ले रहा है और उसे आपके पूरे चरित्र के बारे में कहानी में बदल रहा है। ये एक अस्वीकृति ले रहा है और उसका मतलब बना रहा है कि आप मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण हैं। लेकिन यहां सुंदर बात है, एक बार जब आप इन विकृत विचार प्रतिरूपों को पहचान लेते हैं, तो आप उन्हें फिर से लिखना शुरू कर सकते हैं। मैं हमेशा चीजें बिगाड़ देता हूं की जगह आप कह सकते हैं, मैंने गलती की और यही तरीका है जिससे मैं सीखता और सुधरता हूं। मैं काफी होशियार नहीं हूं की जगह आप कह सकते हैं, मैं हर दिन सीख और बढ़ रहा हूं।
हर कोई मेरा मूल्यांकन कर रहा है कि जगह। आप कह सकते हैं, ज्यादातर लोग अपनी ही जिंदगियों में बहुत व्यस्त हैं कि मेरा मूल्यांकन करें, और जो करते हैं वे अपने बारे में ज्यादा बता रहे हैं, मेरे बारे में कम। दाऊद ने लगातार इस पुनर्रचना तकनीक का अभ्यास करना शुरू किया। जब उनका भीतरी आलोचक कहता, तुम्हारा काम काफी अच्छा नहीं है, तो वो जवाब देते, मेरा काम लगातार सुधर रहा है और मेरे ग्राहक मेरे साथ काम करना चुनते हैं क्योंकि वे मेरी रचनाओं को महत्व देते हैं। जब आवाज कहती, तुम ये ग्राहक खो दोगे, तो वो जवाब देते, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने और अपने ग्राहक के साथ स्पष्ट रूप से संवाद करने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। परिवर्तन उल्लेखनीय था। कुछ महीनों के भीतर दाऊद की चिंता महत्वपूर्ण रूप से कम हुई। उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उनका व्यवसाय वास्तव में बढ़ा, क्योंकि वे अब आत्मसंदेह के साथ खुद को तोड़-फोड़ नहीं कर रहे थे। लेकिन अपनी भीतरी कहानी को फिर से लिखना सिर्फ नकारात्मक विचारों को चुनौती देने से आगे जाता है। ये अपने और अपनी जिंदगी के बारे में सचेत रूप से सशक्त कथाओं को चुनने के बारे में भी है। खुद को परिस्थितियों का शिकार देखने की जगह आप खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना चुन सकते हैं जो हर अनुभव से सीखता और बढ़ता है। अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करने की जगह आप अपनी ताकतों पर ध्यान केंद्रित करना चुन सकते हैं और कैसे आप उन्हें विकसित कर रहे हैं। एक शक्तिशाली तकनीक है खुद को अपने भविष्य के स्वयं से पत्र लिखना। वो व्यक्ति जो आप अपनी सारी वृद्धि और सीख के माध्यम से बन रहे हैं, वो बुद्धिमान, आत्मविश्वासी, सफल संस्करण अभी आपसे क्या कहेगा? वे क्या प्रोत्साहन देंगे? वे आपकी वर्तमान चुनौतियों के बारे में क्या दृष्टिकोण साझा करेंगे? ये सकारात्मक सोच या इनकार के बारे में नहीं है। ये ऐसी कहानियों को चुनने के बारे में है जो आपको सशक्त बनाती है, बजाय ऐसी कहानियों के जो आपको कम करती है। ये अपनी कथा के लेखक बनने के बारे में है, बजाय पुरानी प्रोग्रामिंग को आपके लिए आपकी कहानी लिखने देने के। भीतरी आवाज जो कभी आलोचना और संदेह करती थी, वो आपकी सबसे बड़ी सहयोगी और समर्थक बन सकती है। ये वो आवाज बन सकती है जो आपको स्वास्थ्यवर्धक जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करती है, कठिन समय में आपकी ताकतों को याद दिलाती है और हर अनुभव से सीखने और बढ़ने में आपकी मदद करती है। भारतीय संदर्भ में देखें तो हमारे यहाँ शर्म और इज्जत की भावना बहुत गहरी है। लोग क्या कहेंगे? ये वाक्य हमारी भीतरी आवाज का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे, वैसे कपड़े मत पहनो, समाज क्या सोचेगा, ये पढ़ाई करो वरना घर वालों का नाम खराब होगा। और धीरे धीरे ये बाहरी आवाजें हमारी भीतरी आवाज बन जाती है। लेकिन सच ये है कि आप समाज को खुश करने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं। अपनी भीतरी कहानी बदलने का मतलब है उन आवाजों को पहचानना जो वास्तव में आपकी नहीं है और अपनी खुद की आवाज खोजना। वो आवाज जो कहती है, मैं काफी हूं, मेरी यात्रा मेरी अपनी है, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूं। चैप्टर 6, माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। यहां एक सवाल है जो शायद आपको चौंका दे। आप अपना ज्यादातर मानसिक समय कहां बिताते हैं? अगर आप ज्यादातर लोगों की तरह हैं, तो आप या तो अतीत को फिर से जी रहे हैं या भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप शायद ही कभी उस एकमात्र क्षण में पूरी तरह मौजूद हैं जो वास्तव में मौजूद है। अभी सोचिए इस बारे में। आप कितना समय बिताते हैं कल की बातचीत को दोहराते हुए, पुरानी गलतियों को फिर से सोचते हुए, या उन चीजों पर विचार करते हुए जो आप चाहते हैं कि अलग तरह से किया होता? कितनी मानसिक ऊर्जा जाती है कल की बैठक की चिंता करने में, अगले महीने के बिलों की
या अगर विभिन्न परिदृश्य सामने आए तो क्या हो सकता है। इस बीच जिंदगी अभी हो रही है, आपके बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, अवसर अभी खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं, सुंदरता आपको अभी घेरे हुए है, खुशी अभी उपलब्ध है। लेकिन अगर आपका दिमाग कल में फंसा है या कल की ओर दौड़ रहा है, तो आप ये सब चूक रहे हैं। ये सिर्फ दार्शनिक अवधारणा नहीं है, इसके आपकी भावनात्मक भलाई के लिए गहरे निहितार्थ हैं। चिंता लगभग हमेशा भविष्य के बारे में होती है, उन चीजों के बारे में जो अभी तक नहीं हुई है और शायद कभी नहीं होंगी। अवसाद अक्सर अतीत के बारे में होता है, नुकसान के बारे में, पछतावे के बारे में और उन चीजों के बारे में जो बदली नहीं जा सकती। लेकिन शांति, सुकून और संतोष ये केवल वर्तमान क्षण में मौजूद है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं जो इसे पूरी तरह से दर्शाती है। मैं जेनिफर नाम की एक ग्राहक के साथ काम कर रहा था जो लगातार अपनी किशोर बेटी के बारे में तनावग्रस्त थी। जेनिफर रात को जागती रहती थी, चिंता करते हुए कि क्या उसकी बेटी अच्छे कॉलेज में जाएगी, क्या वो अच्छे निर्णय ले रही है, क्या वो वयस्कता की चुनौतियों के लिए तैयार है। हमारे एक सत्र के दौरान मैंने जेनिफर से पूछा, अभी इस क्षण में आपकी बेटी के साथ आपका रिश्ता कैसा है। वो रुकी और बोली, दरअसल ये वास्तव में अच्छा है। आज सुबह नाश्ते पर हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई। वो हाल ही में ज्यादा खुली रही है और मैं देख सकती हूं कि वो एक अद्भुत युवा महिला बन रही है। तो समस्या अभी जो हो रहा है वो नहीं है, मैंने कहा। समस्या वो है जो बाद में हो सकता है। जेनिफर को एहसास हुआ कि वो भविष्य के परिदृश्यों की चिंता में इतनी व्यस्त थी कि वो वर्तमान में अपनी बेटी के साथ अपने रिश्ते का आनंद लेने और मजबूत बनाने का अवसर चूक रही थी। इसे मैं समय यात्रा सिंड्रोम कहता हूं। वर्तमान क्षण को मानसिक रूप से छोड़कर या तो अतीत या भविष्य की यात्रा करने की आदत। विडंबना यह है कि जितना ज्यादा समय आप भविष्य की चिंता में बिताते हैं, उतना कम मौजूद आप उस भविष्य को बनाने के लिए होते हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं। वर्तमान क्षण में जीना निष्क्रिय होने या योजना और लक्ष्य निर्धारण को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है। ये ये पहचानने के बारे में है कि आपकी सारी शक्ति वर्तमान में मौजूद है। आप अतीत से अतीत को नहीं बदल सकते, आप केवल वर्तमान से उसके साथ अपने रिश्ते को बदल सकते हैं। आप भविष्य में नहीं जी कहा सकते, आप केवल वर्तमान से उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। यहां एक सरल लेकिन परिवर्तनकारी अभ्यास है जो आपको वर्तमान क्षण में लंगर डालेगा। 5 4 3 2 1 तकनीक। जब भी आप देखें कि आपका दिमाग भविष्य की ओर दौड़ रहा है या अतीत में फंस गया है, अपनी इंद्रियों को शामिल करें आपको अभी वापस लाने के लिए। 5 चीजों को देखिए जो आप अभी अपने आसपास देख सकते हैं। वास्तव में उन्हें देखिए, उनके रंग, आकार, बनावट। 4 चीजों को महसूस कीजिए जो आप छू सकते हैं। हवा का तापमान आपकी त्वचा पर, आपके कपड़ों की बनावट, वो सतह जिस पर आप बैठे हैं। 3 चीजों को सुनिए जो आप सुन सकते हैं। शायद ये बाहर यातायात है, एयर कंडीशनर की गूंज या आपकी खुद की सांस की आवाज। 2 चीजों को सूंघिए जो आप सूंघ सकते हैं। 1 चीज को चखिए जो आप चख सकते हैं। ये सरल अभ्यास तुरंत आपको आपके सिर से बाहर और आपके शरीर में लाता है, समय यात्रा से बाहर और वर्तमान क्षण में। ये चेतना के समुद्र में लंगर गिराने जैसा है, आपको यहां और अभी में संदर्भ का एक स्थिर बिंदु देता है। एक और शक्तिशाली वर्तमान क्षण अभ्यास है जिसे मैं एकल कार्य ध्यान कहता हूं। एक नियमित गतिविधि चुनिए, बर्तन धोना, दांत ब्रश करना, अपनी गाड़ी तक चलना, और इसे पूर्ण ध्यान के साथ करिए। अपने दिमाग को भटकने देने
या एक साथ कई काम करने की जगह जो आप कर रहे हैं उसके संवेदी अनुभव पर पूर्ण जागरूकता लाइए। जब आप बर्तन धो रहे हो तो पानी के तापमान को देखिए, साबुन की अनुभूति, बुलबुलों की आवाज, आपके हाथों की गोलाकार गति। जब आप दांत ब्रश कर रहे हो तो टूथपेस्ट के स्वाद को देखिए, ब्रिसल्स की अनुभूति, ब्रश करने की लय। ये उबाऊ लग सकता है, लेकिन ये वास्तव में अविश्वसनीय रूप से शांतिदायक और स्थिर करने वाला है। आप चकित होंगे कि जब आप उन्हें अपना पूरा ध्यान देते हैं तो साधारण गतिविधियां भी कितनी अधिक सुखद बन जाती हैं। लेकिन शायद वर्तमान क्षण में जीने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जो पहले से यहां है, उसकी सराहना करना सीखना। ज्यादातर लोग लगातार इस पर केंद्रित रहते हैं कि क्या गायब है, क्या गलत है, या क्या अलग होने की जरूरत है। वे सोचते हैं, मैं खुश रहूंगा जब मुझे वो पदोन्नति मिलेगी, या मैं संतुष्ट रहूंगा जब मेरा वजन कम होगा, या मैं आराम करूंगा जब ये तनावपूर्ण अवधि खत्म होगी। लेकिन खुशी कोई गंतव्य नहीं है जहां आप पहुंचते हैं। ये यात्रा करने का एक तरीका है। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप हासिल करते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे आप अभी प्राप्त कर सकते हैं, अभी इस क्षण में। अगर आप उन्हें देखने के लिए तैयार हैं तो सराहना करने के लिए अनगिनत चीजें हैं। आपकी अपनी सांस की आवाज, जिसका मतलब है आप जिंदा हैं। तथ्य ये कि आपके पास एक छत है और खाने के लिए भोजन है। आपकी जिंदगी में रिश्ते, चाहे वे कितने भी अपूर्ण क्यों ना हो। सीखने और बढ़ने की आपके दिमाग की अद्भुत क्षमता, आपके दिल के धड़कने का सरल चमत्कार बिना आपके सोचे। भारतीय संस्कृति में तो हमारे पास इसके लिए एक शब्द है, अभी। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, बीता हुआ कल एक सपना है, आने वाला कल एक कल्पना है, लेकिन आज का दिन एक वरदान है। हमारे पूर्वज जानते थे इस सच्चाई को, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इसे भूल गए हैं। हम अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता में इतने दबे रहते हैं कि वर्तमान का उपहार छूट जाता है। चैप्टर 7, द साइकोलॉजी ऑफ ऑथेंटिक सेल्फ एक्सप्रेशन। आंतरिक उथल पुथल के सबसे अनदेखे कारणों में से एक है प्रामाणिक आत्म अभिव्यक्ति की कमी। जब आप लगातार अपने विचारों, भावनाओं, रचनात्मकता और सच्चे स्वभाव को दबाते हैं ताकि आप फिट हो सकें या संघर्ष से बच सकें, तो आप आंतरिक दबाव बनाते हैं, जो अंततः चिंता, अवसाद या विस्फोटक भावनात्मक उत्सर्जन के रूप में प्रकट होता है। आत्म अभिव्यक्ति को एक नदी की तरह सोचिए। जब नदी स्वतंत्र रूप से बहती है तो ये सुंदर है, जीवनदायी है और शांतिपूर्ण है। लेकिन जब आप नदी को बांधते हैं तो पानी बाधा के पीछे दबाव बनाता है। अंततः वो दबाव इतना तीव्र हो जाता है कि ये या तो बांध के आसपास रास्ता खोज लेता है या इसे पूरी तरह से तोड़ देता है। अक्सर प्रक्रिया में विनाश का कारण बनता है। आपके विचार, भावनाएं और रचनात्मक ऊर्जा उस नदी के पानी की तरह है। जब आप उन्हें स्वस्थ अभिव्यक्ति के माध्यम से स्वाभाविक रूप से बहने देते हैं तो आप जीवंत, प्रामाणिक और शांति से महसूस करते हैं। लेकिन जब आप उन्हें लगातार डर, शर्म या दूसरों को खुश करने की इच्छा से रोकते हैं तो आप आंतरिक दबाव बनाते हैं, जो आपकी शांति चुरा लेता है और आपकी प्राकृतिक सकारात्मकता को कम कर देता है। मैंने पूर्णतावाद और लोगों को खुश करने के अपने अनुभव से ये सबक सीखा। सालों तक मैं सही बात कहने, सही तरह से दिखने और हर किसी की अपेक्षाओं को पूरा करने में इतना चिंतित था कि मैं वास्तव में कौन था उससे संपर्क खो दिया। मैं एक अभिनेता की तरह बन गया जो भूमिका निभा रहा था, लेकिन मैं भूल गया था कि पटकथा मेरी अपनी जिंदगी होनी चाहिए थी।
टूटने का बिंदु एक पारिवारिक सभा के दौरान आया, जहां मेरे चाचा ने एक टिप्पणी की जो मुझे गहराई से आपत्तिजनक लगी। बोलने की जगह मैं विनम्रता से मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा, जैसा कि मैं हमेशा करता था। लेकिन अंदर मैं उबल रहा था। मैंने शाम का बाकी हिस्सा गुस्से में महसूस करते हुए बिताया, सिर्फ अपने चाचा पर नहीं, बल्कि अपने आप पर अपने सच्चे विचारों को व्यक्त करने का साहस ना होने के लिए। उस रात मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसा कर रहा था, अपने शब्दों को निगलना, अपनी राय को दबाना और अपने प्रामाणिक स्व को संभावित संघर्ष या अस्वीकृति से बचने के लिए छुपाना। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं हर समय इतना चिंतित और अलग थलग महसूस करता था। मैं अपने आप के एक पतला संस्करण के रूप में जी रहा था। आत्म अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं कि आपको हर विचार हर व्यक्ति के साथ साझा करना है या टकरावकारी बनना है। इसका मतलब है अपनी आंतरिक दुनिया के लिए स्वस्थ आउटलेट बनाना और उन लोगों के साथ प्रामाणिक रूप से संवाद करना सीखना जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। आत्म अभिव्यक्ति के सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक है लिखना, लेकिन वो प्रकार नहीं जहां आप बस रिकॉर्ड करते हैं कि आपके दिन में क्या हुआ। मैं बात कर रहा हूं कच्ची, ईमानदार चेतना की धारा लिखने की, जहां आप अपने दिमाग में जो कुछ भी है उसे कागज पर उड़ेल देते हैं, बिना व्याकरण, वर्तनी या ये समझ में आता है या नहीं इसकी चिंता किए। 10 मिनट के लिए एक समय सीमा निर्धारित कीजिए और आपके दिमाग में जो कुछ भी है उसके बारे में लगातार लिखिए। खुद को संपादित मत कीजिए। सकारात्मक या नकारात्मक होने की चिंता मत कीजिए। बस सब कुछ बहने दीजिए। अपने डर, अपने सपने, अपनी निराशाएं, अपनी आशाएं, अपने यादृच्छिक विचार, अपनी गहरी अंतर खोई अंतर्दृष्टि के बारे में लिखिए। कुंजी है बिना फैसले या सेंसरशिप के लिखना। ये अभ्यास अविश्वसनीय रूप से चिकित्सीय है, क्योंकि ये आपकी आंतरिक दुनिया को आपके सिर के बाहर मौजूद होने की अनुमति देता है। जब आप विचारों और भावनाओं को अंदर रखते हैं तो वे लूप करते और तीव्र होते हैं, लेकिन जब आप उन्हें बाहरी रूप से व्यक्त करते हैं, भले ही ये सिर्फ कागज पर हो, वे अपने भावनात्मक आवेश का बहुत कुछ खो देते हैं। आत्म अभिव्यक्ति का एक और गहरा रूप है रचनात्मकता। हर इंसान रचनात्मक है, भले ही आप खुद को उस तरह से ना सोचें। रचनात्मकता सिर्फ कला या संगीत बनाने के बारे में नहीं है, ये कुछ नया अस्तित्व में लाने के बारे में है। चाहे वो एक बगीचा हो, एक भोजन हो, एक समस्या का समाधान हो या अपने रहने की जगह को व्यवस्थित करने का तरीका हो। भारतीय संदर्भ में देखें तो हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की परंपराएं बहुत समृद्ध है। संगीत, नृत्य, कविता, कला। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब शौक बनकर रह गए, जरूरत नहीं। हम सोचते हैं पहले रोज ही रोटी, फिर ये सब। लेकिन सच ये है कि अभिव्यक्ति उतनी ही जरूरी है जितनी रोटी। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस पर निर्भर करता है। तो आज से एक संकल्प लीजिए, हर दिन कम से कम एक सच्चा विचार या भावना किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जिस पर आप भरोसा करते हैं। शुरुआत छोटी कीजिए, अभ्यास कीजिए और धीरे धीरे आप पाएंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको एक अलग ही शांति देती है। चैप्टर 8, द फॉरगिवनेस रेवोल्यूशन। अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा अभ्यास है जो आपको सालों के भावनात्मक बोझ से मुक्त कर सकता है, आपके रिश्तों को सुधार सकता है, आपके तनाव के स्तर को कम कर सकता है और नाटकीय रूप से आपकी आंतरिक शांति को बढ़ा सकता है, तो क्या आप रुचि रखेंगे? वो अभ्यास है क्षमा, लेकिन वो प्रकार की क्षमा नहीं जो आप सोचते होंगे। ज्यादातर लोग क्षमा को गलत समझते हैं।
वे सोचते हैं कि इसका मतलब है बुरे व्यवहार को माफ करना, लोगों को छोड़ देना या ये दिखावा करना कि दुखद चीजें नहीं हुई। वे सोचते हैं कि क्षमा कुछ ऐसा है जो आप दूसरों के लिए करते हैं, एक उपहार जो आप उन्हें देते हैं जिन्होंने आपको गलत किया। लेकिन यहां सच्चाई है जो आपकी समझ में क्रांति ला देगी। क्षमा दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं है। क्षमा है खुद को आक्रोश, गुस्से और पीड़ित मानसिकता की जेल से मुक्त करना। ये आपकी शांति को बदला या न्याय की आपकी इच्छा के ऊपर चुनना है। जब आप गुस्से और आक्रोश को पकड़े रखते हैं, तो आप मूल रूप से जहर ले रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति बीमार हो जाएगा। आप किसी को जिसने आपको अतीत में चोट पहुंचाई, उसे वर्तमान में आपको चोट पहुंचाने की अनुमति दे रहे हैं। हर बार जब आप अपराध को अपने दिमाग में दोहराते हैं, हर बार जब आप कहानी बताते हैं कि आपके साथ कैसे गलत किया गया, हर बार जब आप बराबरी करने की कल्पना करते हैं, आप उस व्यक्ति को अपनी भावनात्मक स्थिति पर शक्ति दे रहे हैं। मुझे उस कहानी को साझा करने दीजिए कि मैंने ये सबक कैसे सीखा। कई साल पहले एक व्यावसायिक साझेदार ने मेरे विश्वास को इस तरह से धोखा दिया जिससे मुझे महत्वपूर्ण पैसे की हानि हुई और मेरे उद्योग में मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। मैं क्रोधित, आहत था और अपने गुस्से में पूरी तरह उचित महसूस करता था। महीनों तक मैंने इस आक्रोश को एक भारी बैग की तरह ढोया। मैं उठता और सोचता कि उन्होंने क्या किया। दिन में घंटों योजना बनाता कि मैं कैसे बदला ले सकता हूं या कम से कम सुनिश्चित कर सकता हूं कि उन्हें अपने कार्यों के परिणाम भुगतने पड़े। मैं जो भी सुनता उसे कहानी बताता, हर बार ताजा और कच्चा गुस्सा महसूस करता। लेकिन धीरे धीरे मैंने कुछ परेशान करने वाला देखना शुरू किया। मेरा व्यावसायिक साझेदार अपनी जिंदगी के साथ ठीक आगे बढ़ता दिख रहा था, जबकि मैं गुस्से और तनाव की निरंतर स्थिति में फंसा था। वे शांति से सो रहे थे, जबकि मैं जाग रहा था, टकराव के परिदृश्यों को दोहराते हुए। वे अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जबकि मैं अतीत में फंसा था। मुझे एहसास हुआ कि मेरा आक्रोश उन्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। ये केवल मुझे नुकसान पहुंचा रहा था। मैं उनकी गलती की कीमत चुका रहा था, न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि भावनात्मक और शारीरिक रूप से। मेरा गुस्सा मेरे अन्य रिश्तों को प्रभावित कर रहा था, मेरे काम के प्रदर्शन को और मेरे समग्र जीवन की गुणवत्ता को। तभी मैंने एक निर्णय लिया जो विरोधाभासी लगता था, लेकिन सब कुछ बदल दिया। मैंने उन्हें क्षमा करने का चुनाव किया। ये नहीं कि वे इसके योग्य थे, ये नहीं कि उन्होंने माफी मांगी या सुधार किया, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं उनकी गलती को अपने साथ ढोने के बोझ से मुक्त होने के योग्य था। इसकी क्षमा रातों रात नहीं होती, खासकर गहरी चोटों के लिए। ये एक प्रक्रिया है, एकल घटना नहीं। लेकिन जिस क्षण मैंने क्षमा करने का निर्णय लिया, मेरे अंदर कुछ बदल गया। मेरी छाती में भारी भावना उठने लगी। बदला लेने के जुनूनी विचार फीके पड़ने लगे। मैं बेहतर सोने लगा और फिर से खुद जैसा महसूस करने लगा। लेकिन यहां जो वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित किया, उस व्यावसायिक साझेदार को क्षमा करना क्षमा यात्रा का अंत नहीं था। ये बस शुरुआत थी। जैसे जैसे मैंने दूसरों को क्षमा करना सीखा, मैंने खोजा कि जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा क्षमा करने की जरूरत थी, वो खुद मैं था। हम अक्सर अपने सबसे कठोर आलोचक होते हैं। सालों या दशकों पहले की गई गलतियों के लिए अपराध बोध और शर्म उठाते हैं। हम अपनी विफलताओं को दोहराते हैं, अपने विकल्पों की आलोचना करते हैं और खुद को पूर्ण ना होने के लिए दंडित करते हैं। दूसरों के खिलाफ द्वेष रखने की तरह ये आत्मनिर्देशित आक्रोश उतना ही विषैला है
शायद और भी ज्यादा। आत्म क्षमा सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन मुक्तिदायक अभ्यासों में से एक है जिसमें आप संलग्न हो सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करने की जरूरत है, बिना उन्हें कम किए। जिम्मेदारी लेनी है, बिना शर्म में डूबे। बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध होना है, बिना खुद से पूर्णता की मांग किए। भारतीय समाज में क्षमा की एक अनोखी चुनौती है। हमारे यहाँ इज्जत और बदला की भावना बहुत गहरी है। परिवार में किसी ने गलत किया तो पूरी जिंदगी उससे बात नहीं करेंगे। पड़ोसी से झगड़ा हुआ तो सालों तक दुश्मनी। हमने उन्हें माफ कर दिया तो लोग क्या कहेंगे? हम कमजोर लगेंगे। लेकिन असली ताकत क्षमा में है, द्वेष में नहीं। जब आप क्षमा करते हैं तो आप कह रहे हैं, मेरी शांति तुम्हारे कार्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं अपनी ऊर्जा अतीत में नहीं, भविष्य में लगाऊंगा। तो आज से ये अभ्यास कीजिए। एक व्यक्ति या स्थिति के बारे में सोचिए जिसके प्रति आप आक्रोश रखते हैं। गहरी सांस लीजिए और चुपचाप कहिए, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और मैं खुद को इस चोट को ढोने से मुक्त करता हूं। फिर सचेत रूप से अपने शरीर में तनाव को छोड़ते हुए सांस छोड़िए। शुरुआत में ये नकली लगेगा, लेकिन लगातार अभ्यास से आप पाएंगे कि क्षमा आपको एक स्वतंत्रता देती है जो शब्दों में वर्णित नहीं की जा सकती। चैप्टर 9, द साइंस ऑफ बाउंड्रीज। आपकी आंतरिक शांति को नष्ट करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है स्पष्ट सीमाओं के बिना जीना। सीमाएं दीवारें नहीं है जो लोगों को बाहर रखती है। ये दिशा निर्देश है जो आपकी ऊर्जा, समय और भावनात्मक कल्याण की रक्षा करते हैं, जबकि स्वस्थ रिश्तों को फलने फूलने देते हैं। ज्यादातर लोग जो चिंता, अभिभूत होने और आक्रोश से जूझते हैं, उनमें एक चीज समान है, उनके पास खराब सीमाएं हैं। वे हां कहते हैं जब उनका मतलब नहीं है। वे दूसरों की समस्याओं को अपनी समस्या के रूप में लेते हैं। वे विषैले व्यवहार को बिना रोक टोक जारी रहने देते हैं और वे दूसरों को निराश करने से बचने के लिए अपनी जरूरतों का त्याग करते हैं। अगर ये परिचित लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से कई को सिखाया गया कि सीमाएं रखना स्वार्थी है, कि अच्छे लोग हमेशा दूसरों को पहले रखते हैं, और ना कहना हमें बुरा या असंवेदनशील बनाता है। लेकिन यहां सच्चाई है, स्वस्थ सीमाएं रखना आपको स्वार्थी नहीं बनाता, ये आपको टिकाऊ बनाता है। इसके बारे में इस तरह सोचिए। हवाई जहाज की सुरक्षा निर्देश आपको बताते हैं कि दूसरों की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं। ये इसलिए नहीं है कि आप अपने बगल वाले व्यक्ति से ज्यादा मायने रखते हैं। ये इसलिए है क्योंकि अगर आप बेहोश हैं तो आप किसी की मदद नहीं कर सकते। इसी तरह आप दूसरों के लिए वास्तव में मददगार नहीं हो सकते अगर आप थके हुए हैं, आक्रोशित हैं और लगातार देने से खाली हो गए हैं जितना आपके पास देने को है। मुझे लिंडा की कहानी बताने दीजिए। एक ग्राहक जो मेरे पास आई क्योंकि वो तंत्रिका टूटने के कगार पर थी। लिंडा एक अकेली मां थी जो पूर्णकालिक काम करती थी, जबकि अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल भी करती थी। उसका पूर्व पति नियमित रूप से उसे अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत करने के लिए फोन करता था। उसकी बहन लगातार उसे बच्चों की देखभाल के लिए कहती थी। उसके सहकर्मी उस पर अपने काम डाल देते थे क्योंकि वो कभी नहीं की, कहती थी। और उसके दोस्त उसे मुफ्त चिकित्सक की तरह मानते थे। लिंडा थकी हुई, आक्रोशित थी और महसूस करती थी कि हर कोई उसकी दया का फायदा उठा रहा है। लेकिन जब मैंने सुझाव दिया कि उसे कुछ सीमाएं निर्धारित करने की जरूरत है, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया थी, लेकिन मैं लोगों को निराश नहीं कर सकती। क्या होगा अगर वे गुस्सा हो जाएं? क्या होगा अगर वे मुझे पसंद नहीं करते? ये वो डर है जो ज्यादातर लोगों को
सीमाहीन जीवन में फंसाए रखता है। डर कि न कहने से रिश्तों को नुकसान होगा या लोग उनके बारे में बुरा सोचेंगे। लेकिन यहां जो लिंडा ने खोजा और आप भी खोजेंगे, स्वस्थ सीमाएं वास्तव में स्पष्टता, सम्मान और स्थिरता पैदा करके रिश्तों को बेहतर बनाती है। पहला प्रकार की सीमा जिसे आपको महारत हासिल करने की जरूरत है, वो है समय सीमा। आपका समय आपका सबसे बहुमूल्य संसाधन है और आप इसे कैसे बिताते हैं, ये आपके जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करता है। फिर भी कई लोग अपने समय को ऐसे मानते हैं जैसे ये असीमित है और किसी को भी उपलब्ध है जो इसके लिए पूछता है। समय सीमाओं का मतलब है कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं, इसके बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश रखना और उन दिशा निर्देशों को दूसरों को संप्रेषित करना। इसका मतलब हो सकता है विशिष्ट घंटे निर्धारित करना जब आप काम की कॉल के लिए उपलब्ध हैं और उनसे चिपके रहना। इसका मतलब हो सकता है अपने लिए समय निर्धारित करना और उन नियुक्तियों को उतनी ही गंभीरता से लेना जितना आप अपने बॉस के साथ बैठक की है लेते। लिंडा के लिए समय सीमाएं निर्धारित करने का मतलब था अपने पूर्व पति को बताना कि वो केवल उनके बच्चों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उपलब्ध थी और केवल विशिष्ट घंटों के दौरान। इसका मतलब था अपनी बहन को बताना कि उसे बच्चों की देखभाल के अनुरोधों के लिए अग्रिम सूचना चाहिए और वो केवल महीने में एक बार मदद कर सकती है। इसका मतलब था दूसरों के काम को खत्म करने के लिए देर तक रुकने की बजाय उचित समय पर काम छोड़ना। दूसरी महत्वपूर्ण सीमा है भावनात्मक सीमा। इसका मतलब है अपनी भावनाओं के लिए जिम्मेदारी लेना, जबकि दूसरों की भावनाओं के लिए जिम्मेदारी लेने से इनकार करना। कई लोग भावनात्मक स्पंज हैं, अपने आसपास के सभी लोगों के मूड, भावनाओं और ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। भावनात्मक सीमाओं का मतलब है पहचानना कि जब किसी और का नाटक, चिंता या नकारात्मकता आपकी भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर रही है और सचेत रूप से इसे अवशोषित न करने का चुनाव करना। इसका मतलब है सहानुभूतिपूर्ण होना बिना उलझे हुए। इसका मतलब है दूसरों की परवाह करना बिना उनके भावनात्मक बोझ को अपना बनाए। भारतीय परिवारों में भावनात्मक सीमाएं सबसे कठिन है। संयुक्त परिवार में हर किसी की भावनाएं, हर किसी की राय, हर किसी का दुख सुख सब साझा। ससुराल में तो और भी ज्यादा। बहू से अपेक्षा की जाती है कि वो सबकी भावनाओं का ध्यान रखे, सबको खुश रखे, अपनी भावनाओं को दबाए। लेकिन स्वस्थ सीमाएं ये कहती है, मैं तुम्हारी परवाह करती हूं, लेकिन तुम्हारी खुशी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूं, लेकिन तुम्हारी समस्याएं मेरी नहीं है। ये बेरुखी नहीं है, ये स्वस्थ अलगाव है। सीमाएं निर्धारित करना एक बारी घटना नहीं है, ये एक सतत अभ्यास है जिसके लिए निरंतरता और साहस की जरूरत है। लोग आपकी सीमाओं का परीक्षण करेंगे, खासकर शुरुआत में। वे गुस्सा हो सकते हैं, आपको अपराध बोध कराने की कोशिश कर सकते हैं या आपकी सीमाओं पर बातचीत करने का प्रयास कर सकते हैं। ये सामान्य है और इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सीमाएं गलत हैं। कुंजी है शांत, दयालु और सुसंगत रहना। आपको अपनी सीमाओं को उचित ठहराने या किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि वे उचित है। एक सरल "ये मेरे लिए काम नहीं करता" या "मैं उसके लिए उपलब्ध नहीं हूं" अक्सर पर्याप्त है। याद रखिए, आप लोगों को सिखाते हैं कि आपके साथ कैसे व्यवहार करना है जो आप स्वीकार करते हैं। जब आप लगातार स्वस्थ सीमाओं को बनाए रखते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में लोगों को अपने समय, ऊर्जा और जरूरतों का सम्मान करना सिखाते हैं। चैप्टर 10, सोशल कनेक्शन आर्किटेक्चर। मनुष्य संबंध के लिए बने हैं।
आपके रिश्ते आपके मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक कल्याण और जीवन संतुष्टि पर लगभग किसी भी अन्य कारक से ज्यादा प्रभाव डालते हैं। फिर भी ज्यादातर लोग अपने रिश्तों में अचेतन रूप से लड़खड़ाते हैं, दूसरों पर प्रतिक्रिया करते हैं, बजाय सचेत रूप से उस प्रकार के संबंधों को बनाने के जो शामिल सभी लोगों को पोषित और समर्थन करते हैं। आपके रिश्तों की गुणवत्ता सीधे आपकी शांत और सकारात्मक रहने की क्षमता को प्रभावित करती है। जब आपके रिश्ते संघर्ष, नाटक और नकारात्मकता से भरे होते हैं, तो आंतरिक शांति बनाए रखना लगभग असंभव है। लेकिन जब आपके रिश्ते आपसी सम्मान, वास्तविक देखभाल और सकारात्मक ऊर्जा से विशेषता रखते हैं, तो वे ताकत का स्रोत बन जाते हैं, जो आपको जीवन की चुनौतियों को अधिक लचीलेपन के साथ नेविगेट करने में मदद करता है। सकारात्मक रिश्तों की नींव है हर बातचीत में अपने योगदान के लिए पूर्ण जिम्मेदारी लेना, जबकि दूसरों के जवाब देने के तरीके की जिम्मेदारी छोड़ना। यह सरल लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में एक गहरा बदलाव है जो आपकी जिंदगी के हर रिश्ते का अनुभव करने के तरीके को बदल देता है। ज्यादातर लोग रिश्तों में एक अचेतन स्कोर कार्ड के साथ प्रवेश करते हैं, लगातार निगरानी करते हैं कि क्या वे उतना ही प्राप्त कर रहे हैं जितना वे दे रहे हैं, क्या दूसरे उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार कर रहे हैं, और क्या उनकी जरूरतें उनकी संतुष्टि के अनुसार पूरी की जा रही है। ये स्कोर कार्ड मानसिकता, आक्रोश, निराशा और संघर्ष पैदा करती है, क्योंकि ये रिश्तों को लेन देन के रूप में स्थापित करती है, बजाय संबंधों के। जब आप दूसरों के जवाब देने के तरीके की परवाह किए बिना अपने योगदान के लिए पूर्ण जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप संबंध के बजाय सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाते हैं। कोई जो अच्छा महसूस करने के लिए दूसरों से सकारात्मक ऊर्जा की जरूरत है। ये बदलाव अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी भावनात्मक भलाई दूसरों के विकल्पों, मूड या व्यवहारों पर निर्भर नहीं है। सकारात्मक रिश्तों के लिए सबसे शक्तिशाली कौशल जो आप विकसित कर सकते हैं, वो है सहानुभूतिपूर्ण सुनना। वास्तव में दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता बिना तुरंत ठीक करने, बहस करने या जो वे साझा कर रहे हैं उसका फैसला करने की कोशिश किए। ज्यादातर लोग मुख्य रूप से अपनी प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए सुनते हैं, बजाय दूसरे व्यक्ति के अनुभव को समझने के। सहानुभूतिपूर्ण सुनने में अपने एजेंडे को अलग रखना और यह समझने पर अपना पूरा ध्यान देना शामिल है कि दूसरा व्यक्ति अपनी स्थिति को कैसे देखता और महसूस करता है। इसका मतलब है शब्दों के पीछे की भावनाओं को सुनना, न केवल किसी के कहने की शाब्दिक सामग्री को। भारतीय रिश्तों की बात करें तो हमारे यहाँ एक खास जटिलता है। पति पत्नी के रिश्ते में भी दो परिवार शामिल होते हैं, ससुराल, मायका, रिश्तेदार, समाज। सबकी राय मायने रखती है। कभी कभी तो लगता है कि शादी दो लोगों की नहीं, दो खानदानों की हुई है। लेकिन स्वस्थ रिश्तों की बुनियाद होती है दो लोगों के बीच सीधा, ईमानदार, सहानुभूतिपूर्ण संवाद। बाकी सब सेकेंडरी है। जब आप और आपका साथी एक दूसरे को सुनना, समझना, सम्मान देना सीख लेते हैं, तो बाहरी दबाव संभालना आसान हो जाता है। तो आज से ये संकल्प लीजिए, हर बातचीत में पहले समझने की कोशिश कीजिए, फिर समझाने की। पहले सुनिए, फिर बोलिए, और देखिए कैसे आपके रिश्ते बदलने लगते हैं। चैप्टर 11, द डिसिप्लिन ऑफ डेली हैबिट्स। आपके जीवन की गुणवत्ता आपकी दैनिक आदतों की गुणवत्ता से निर्धारित होती है। ये शायद बहुत सरल लगे, लेकिन ये गहराई से सच है। हर विचार जो आप बार बार सोचते हैं, हर कार्य जो आप लगातार करते हैं, और हर चुनाव
जो आप आदतन करते हैं, शाब्दिक रूप से आपके दिमाग, आपके शरीर और आपके जीवन अनुभव को आकार दे रहा है। ज्यादातर लोग छोटे, लगातार कार्यों की शक्ति को कम आंकते हैं क्योंकि परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते। वे नाटकीय परिवर्तन की तलाश में हैं, जो रातों रात हो जाए। लेकिन वास्तविक बदलाव समय के साथ लगातार दोहराए गए छोटे सुधारों के संयोजन प्रभाव से होता है। इसके बारे में इस तरह सोचिए, अगर आप 1 साल के लिए हर दिन सिर्फ 1% सुधार करें, तो उस साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर होंगे। लेकिन अगर आप 1 साल के लिए हर दिन सिर्फ 1% बदतर होते जाएं, तो आप लगभग शून्य तक गिर जाएंगे। ये आदत निर्माण का गणित है। छोटे बदलाव पल में महत्वहीन लगते हैं, लेकिन समय के साथ वे विशाल परिणाम बनाने के लिए संयोजित होते हैं। चुनौती यह है कि हमारा दिमाग तत्काल संतुष्टि के लिए बना है, दीर्घकालिक सोच के लिए नहीं। जब आप सामाजिक माध्यम को स्क्रॉल करने की बजाय 10 मिनट के लिए ध्यान करना चुनते हैं, तो तत्काल लाभ न्यूनतम लगता है। जब आप जंक फूड के ऊपर स्वस्थ भोजन चुनते हैं, तो आप तुरंत नाटकीय रूप से अलग महसूस नहीं करते। जब आप शिकायत करने की बजाय कृतज्ञता का अभ्यास करना चुनते हैं, तो दुनिया तुरंत बदल नहीं जाती। लेकिन यहां जो होता है, जब आप लगातार ये छोटे सकारात्मक विकल्प बनाते हैं, आपका दिमाग शाब्दिक रूप से इन नए प्रतिरूपों का समर्थन करने के लिए खुद को फिर से जोड़ता है। आपकी तंत्रिका तंत्र शांति और सकारात्मकता के उच्च स्तरों के लिए अनुकूलित हो जाती है। आपका शरीर मजबूत और अधिक लचीला बन जाता है। आपके रिश्ते सुधरते हैं क्योंकि आप खुद के बेहतर संस्करण के रूप में दिखाई दे रहे हैं। टिकाऊ आदत निर्माण की कुंजी है आपकी सोच से बहुत छोटा शुरू करना। ज्यादातर लोग नई आदतें बनाने में विफल होते हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी बहुत कुछ बदलने की कोशिश करते हैं। वे निर्णय लेते हैं कि वे 1 घंटे के लिए ध्यान करेंगे, 90 मिनट के लिए व्यायाम करेंगे, 30 मिनट के लिए लिखेंगे और एक ही समय में अपने आहार को पूरी तरह से बदल देंगे। ये दृष्टिकोण लगभग हमेशा अभिभूत होने और अंततः नई आदतों के परित्याग की ओर ले जाता है। इसके बजाय, जिसे मैं सूक्ष्म आदतें कहता हूं, उससे शुरू करें। कार्य इतने छोटे कि उनमें विफल होना लगभग असंभव है, लेकिन जो आपको आपके बड़े लक्ष्यों की दिशा में इंगित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ध्यान का अभ्यास विकसित करना चाहते हैं, तो 30 मिनट के सत्रों से शुरू मत करिए। 1 मिनट से शुरू करिए। अगर 1 मिनट बहुत लंबा लगता है, तो 3 गहरी सांसों से शुरू करिए। अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करना चाहते हैं, तो घंटे भर के जिम सत्रों के लिए प्रतिबद्ध मत होइए। 10 पुशअप या 5 मिनट की सैर से शुरू करिए। सूक्ष्म आदतों का लक्ष्य तुरंत नाटकीय परिणाम बनाना नहीं है। ये तंत्रिका मार्गों और पहचान परिवर्तनों को स्थापित करना है, जो समय के साथ बड़े बदलावों का समर्थन करेंगे। जब आप 1 महीने के लिए लगातार 1 मिनट के लिए ध्यान करते हैं, तो आप कोई बन जाते हैं जो ध्यान करता है। जब आप 1 महीने के लिए हर दिन 10 पुशअप करते हैं, तो आप कोई बन जाते हैं जो व्यायाम करता है। ये पहचान परिवर्तन दीर्घकालिक परिवर्तन को बनाए रखने में इच्छा शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मुझे बताने दीजिए कि इस सिद्धांत ने मेरी अपनी सुबह की दिनचर्या को कैसे बदल दिया। सालों तक मेरी अराजक सुबहें थीं, जो मेरे पूरे दिन के लिए तनावपूर्ण स्वर निर्धारित करती थीं। मैं जल्दबाजी में जागता, तुरंत अपना फोन चेक करता, कॉफी पीता, जबकि मानसिक रूप से अपनी करने योग्य सूची का पूर्वाभ्यास करता और प्रतिक्रियाशील और अभिभूत महसूस करते हुए अपने दिन में लॉन्च करता। मुझे पता था कि मैं एक अधिक शांतिपूर्ण सुबह की दिनचर्या बनाना चाहता हूं,
लेकिन हर बार जब मैंने ध्यान, लिखने, व्यायाम और स्वस्थ नाश्ते की तैयारी से जुड़े विस्तृत अनुष्ठानों को लागू करने की कोशिश की, तो मैं कुछ दिनों के लिए इसके साथ रहता, इससे पहले कि इसे बहुत समय लेने वाला और जटिल के रूप में छोड़ देता। अंत में मैंने सिर्फ एक छोटे बदलाव से शुरू करने का फैसला किया। सुबह कुछ और करने से पहले एक पूरा गिलास पानी पीना, बस इतना ही। कोई ध्यान नहीं, कोई लिखना नहीं, कोई व्यायाम नहीं, बस पानी पीना। ये आदत इतनी छोटी थी कि इसमें 1 मिनट से कम समय लगा और छोड़ना लगभग असंभव था। 1 महीने तक लगातार सुबह सबसे पहले पानी पीने के बाद मैंने एक और सूक्ष्म आदत जोड़ी। अपना फोन चेक करने से पहले 5 गहरी सांसें लेना। फिर से इसमें 1 मिनट से कम समय लगा और किसी विशेष उपकरण या तैयारी की आवश्यकता नहीं थी। धीरे धीरे 6 महीनों के दौरान मैंने एक सुबह की दिनचर्या बनाई जिसमें जलयोजन, श्वास व्यायाम, संक्षिप्त ध्यान, कृतज्ञता लिखना और हल्की गति शामिल थी। लेकिन मैं कभी भी इस दिनचर्या को बनाए नहीं रख पाता अगर मैंने एक बार में सब कुछ लागू करने की कोशिश की होती। हर छोटी आदत ने अगली के लिए गति बनाई। सूक्ष्म आदतों की शक्ति ये है कि वे घर्षण और प्रतिरोध को हटा देती है, जो आमतौर पर हमारे अच्छे इरादों को तोड़ देते हैं। जब कोई कार्य इतना छोटा होता है कि इसे न्यूनतम इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, तो आप इसे उन दिनों भी बनाए रख सकते हैं जब आप थके, व्यस्त या प्रेरणाहीन महसूस करते हैं। और उन दिनों में जब आप ऊर्जावान और प्रेरित महसूस करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से न्यूनतम आवश्यकता से परे विस्तार कर सकते हैं। लेकिन आदत निर्माण सिर्फ सकारात्मक व्यवहारों को जोड़ने के बारे में नहीं है। ये उन नकारात्मक प्रतिरूपों को बदलने के बारे में भी है जो आपकी शांति और सकारात्मकता चुराते हैं। कई लोगों के पास अचेतन आदतें हैं जो पूरे दिन तनाव और नकारात्मकता पैदा करती है। सामान्य नकारात्मक आदतों में शामिल है जागने पर तुरंत फोन चेक करना, जो आपके दिन के लिए खुद को केंद्रित करने से पहले आपके दिमाग को जानकारी और दूसरों की प्राथमिकताओं से भर देता है। शिकायत को अनुभवों को संसाधित करने के डिफॉल्ट तरीके के रूप में, जो आपके दिमाग को समाधानों के बजाय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। उपस्थिति या जागरूकता के बिना दैनिक गतिविधियों के माध्यम से जल्दबाजी करना, जो एक निरंतर अंतर्निहित तनाव पैदा करता है, भले ही कोई वास्तविक जरूरी नहीं है। नकारात्मक आदतों को बदलने की कुंजी है केवल इच्छा शक्ति के माध्यम से उन्हें समाप्त करने की कोशिश नहीं करना, बल्कि उन्हें सकारात्मक विकल्पों से बदलना। सुबह अपना फोन चेक करना बंद करने की कोशिश करने के बजाय एक सकारात्मक दिनचर्या बनाएं, जो फोन तक पहुंच की अनुमति देने से पहले होती है। शिकायत बंद करने की कोशिश करने के बजाय चुनौतीपूर्ण स्थितियों के एक सकारात्मक पहलू को खोजने का अभ्यास विकसित करें। भारतीय जीवन में देखें तो हमारी कुछ आदतें बहुत सुंदर हैं। सुबह उठकर भगवान को नमस्कार करना, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, शाम को दिया जलाना। लेकिन आज की भागदौड़ में ये सब यांत्रिक हो गए हैं। हम करते हैं लेकिन उपस्थित नहीं रहते। अगर हम इन्हीं पारंपरिक आदतों को जागरूकता के साथ करें तो ये शक्तिशाली बन जाती है। नमस्कार करते समय सचमुच कृतज्ञता महसूस करें। आशीर्वाद लेते समय उस प्रेम को महसूस करें। दिया जलाते समय उस प्रकाश को अपने भीतर भी जलाएं। ये छोटे छोटे सचेत कार्य आपकी पूरी दिनचर्या को बदल सकते हैं। चैप्टर 12, बिल्डिंग मेंटल रेजिलियंस। जीवन आपका परीक्षण करेगा। ये निराशावाद नहीं है, ये वास्तविकता है। आप असफलताओं, निराशाओं, हानियों और चुनौतियों का सामना करेंगे जो आपको आपके मूल तक हिला देंगी। सवाल ये नहीं है कि ये चीजें होंगी या नहीं,
बल्कि ये है कि जब वे होंगी तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यहाँ मानसिक लचीलापन आता है। मानसिक लचीलापन कठोर या भावनाहीन होने के बारे में नहीं है। ये दिखावा करने के बारे में नहीं है कि कठिन चीजें चोट नहीं पहुंचाती हैं या आप जीवन की चुनौतियों से अप्रभावित हैं। सच्चा लचीलापन कठिन अनुभवों के पूर्ण प्रभाव को महसूस करने की क्षमता है, जबकि पुनर्प्राप्त करने, सीखने और आगे बढ़ने की अपनी क्षमता बनाए रखना। लचीलापन को तूफान में एक पेड़ की तरह सोचिए। जो पेड़ जीवित रहता है वो नहीं है जो कठोर और अनम्य है। वो पेड़ टूट जाता है जब हवा काफी मजबूत हो जाती है। जो पेड़ जीवित रहता है वो है जो हवा के साथ झुकता है, जिसकी गहरी जड़ें इसे लंगर डालती है और जो अपनी आवश्यक संरचना बनाए रखते हुए लचीला और अनुकूलित हो सकता है। मानसिक लचीलापन का निर्माण किसी भी अन्य ताकत को विकसित करने जैसा है। इसके लिए लगातार अभ्यास और क्रमिक प्रगति की आवश्यकता होती है। आप अपने पहले दिन जिम में सबसे भारी वजन उठाने की कोशिश करके शारीरिक ताकत नहीं बनाते। इसी तरह आप मानसिक लचीलापन छोटी चुनौतियों के साथ अभ्यास करके बनाते हैं, ताकि जब बड़ी आए तो आप तैयार हो। लचीलापन के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है जिसे मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक लचीलापन कहते हैं। परिस्थितियां बदलने पर अपनी सोच को अनुकूलित करने की क्षमता। ज्यादातर लोग कठोर विचार प्रतिरूपों में फंस जाते हैं जो एक स्थिति में काम करते थे लेकिन नई स्थितियों में बाधाएं बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऐसे परिवार में बड़े हुए जहां संघर्ष खतरनाक था, तो आपने शायद किसी भी कीमत पर टकराव से बचना सीख लिया। ये रणनीति एक बच्चे के रूप में आपकी रक्षा कर सकती थी, लेकिन एक वयस्क के रूप में ये आपको अपने लिए खड़े होने या अपने रिश्तों में महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने से रोक सकती है। संज्ञानात्मक लचीलापन का मतलब है पहचानना कि जब पुराने प्रतिरूप अब आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं और सोचने और प्रतिक्रिया देने के नए तरीके विकसित करना। ये अपनी कंडीशनिंग का शिकार होने और अपनी खुद की प्रतिक्रियाओं के सचेत वास्तुकार होने के बीच का अंतर है। मैंने अपने करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण अवधियों में से एक के दौरान संज्ञानात्मक लचीलापन के बारे में सीखा। मैंने एक सफल व्यवसाय बनाया था जो बढ़ती अर्थव्यवस्था में अच्छा काम करने वाली रणनीतियों का उपयोग कर रहा था। लेकिन जब बाजार बदल गया तो वही रणनीतियां विफल होने लगी। मेरी पहली प्रवृत्ति थी उसी दृष्टिकोण का उपयोग करके कठिन परिश्रम करना। लेकिन जितना कठिन मैंने काम किया, चीजें उतनी बुरी होती गईं। सफलता आई जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने व्यवसाय के बारे में अपनी सोच को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। नई परिस्थितियों में पुरानी रणनीतियों को काम करने के लिए मजबूर करने की बजाय मुझे पूरी तरह से नए दृष्टिकोण विकसित करने थे। इसके लिए उन तरीकों को छोड़ने की आवश्यकता थी जिनसे मैं जुड़ा हुआ था और अपरिचित क्षेत्र के साथ प्रयोग करने के लिए तैयार होना था। प्रक्रिया असहज और अनिश्चित थी, लेकिन इसने मुझे सिखाया कि लचीलापन अक्सर उस चीज को छोड़ने के साहस की आवश्यकता होती है जो परिचित है उसके लिए जो आवश्यक है। व्यवसाय न केवल ठीक हुआ बल्कि पहले से कहीं अधिक सफल हो गया और मैंने सीखा कि मैं उन परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम था जो शुरुआत में भारी लगते थे। लचीलापन का एक और महत्वपूर्ण तत्व है जिसे मैं अर्थ निर्माण क्षमता कहता हूं। कठिन अनुभवों में भी उद्देश्य और महत्व खोजने की क्षमता। विक्टर फ्रैंकल, एक प्रलय उत्तरजीवी और मनोचिकित्सक, ने देखा कि जो कैदी एकाग्रता शिविरों से बचे वे जरूरी नहीं कि शारीरिक रूप से सबसे मजबूत थे, बल्कि वे थे जो अपनी पीड़ा में अर्थ खोजने में सक्षम थे।
इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दर्दनाक अनुभवों के लिए आभारी होना चाहिए या दिखावा करना चाहिए कि बुरी चीजें वास्तव में अच्छी हैं। इसका मतलब है यहां तक कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से मूल्य, सीख या उद्देश्य निकालने की क्षमता विकसित करना। भारतीय संदर्भ में देखें तो हमारे यहाँ लचीलापन की गहरी परंपरा है। हमारे पूर्वजों ने विदेशी आक्रमण, अकाल, बीमारियां, विभाजन सब कुछ झेला, लेकिन हर बार उठ खड़े हुए। हमारे खून में जुगाड़ की भावना है, कम संसाधनों में भी रास्ता निकाल लेना। आज के युवा में ये लचीलापन कम होता जा रहा है। छोटी सी असफलता पर टूट जाते हैं, रिजेक्शन नहीं संभाल पाते। लेकिन जीवन में असफलता, रिजेक्शन, निराशा, ये सब आएंगे। लचीलापन का मतलब है इन सबसे सीखना, बढ़ना और मजबूत होकर उभरना। तो आज से ये अभ्यास शुरू कीजिए। जब कोई छोटी चुनौती आए, उससे भागने की बजाय उसका सामना कीजिए। हर कठिनाई में एक सबक ढूंढिए, हर असफलता को सीखने का अवसर समझिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप वो लचीला पेड़ बन गए हैं जो हर तूफान में झुकता है लेकिन टूटता नहीं।